हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के सर के साथ। तो देखिए, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है इसमें हमने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, काफ़ी लंबी होती जा रही है हमारी सीरीज। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट कर लिया है, और जिस भी स्टूडेंट को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट या पॉलिटी से संबंधित और भी टॉपिक्स वगैरह देखने हैं, समझने हैं, कंसेप्ट समझना है, तो आप जाएं इससे पहले वाली क्लासों में। एंड केमिस्ट्री की भी हमारी सीरीज चल रही है 12th क्लास की NCERT सॉल्यूशन वाली। ठीक है, जिसमें 11th क्लास को आधार बना करके भी क्या कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अगर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो आप कहाँ जा सकते हो, इससे पहले वाली क्लासों को आप देख सकते हो चैनल पर जाकर के। चैनल का नाम है कंसेप्ट विद के सर। ठीक है, तो टाइम को ख़राब ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो होने वाला है आज इमरजेंसी। क्या होने वाला है आज हमारा टॉपिक? इमरजेंसी होने वाला है, मतलब होने वाला है आज हमारा टॉपिक आपातकाल। क्या होने वाला है? आपातकाल होने वाला है। ठीक है, तो हम इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में सब कुछ जानेंगे डिटेल के साथ में। कितने टाइप का होता है, कैसे लगता है, कौन लगाता है, अभी तक भारत में कितनी बार लगा है, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इससे रिलेटेड, सब कुछ हम डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास काफ़ी डिटेल में होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समय को ख़राब ना करते हुए हमारे मेन टॉपिक को, इमरजेंसी आपातकाल। चलिए देखिए, अगर हम बात करें आपातकाल की, अगर हम बात करें आपातकाल की, तो भारतीय संविधान में आपातकाल 3 प्रकार का है। भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का आपातकाल है भारतीय संविधान में। तो देखिए 3 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, एक है हमारा राष्ट्रपति शासन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और एक है हमारा वित्तीय आपातकाल। क्या बोलते हैं? वित्तीय आपातकाल। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी की बात की गई है, 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल को बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल को। राष्ट्रपति शासन को क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन को हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट रूल हम इसको बोल सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल को बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इमरजेंसी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है? 3 प्रकार के आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो देखिए, अगर हम बात करें कि भाई ये किस किस आर्टिकल में आते हैं, तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो देखिए 3 आर्टिकल आपको याद रखना है। इमरजेंसी से रिलेटेड 3 आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल आएगा वो आर्टिकल 352 में आएगा। जो राष्ट्रपति शासन आएगा वो आर्टिकल 356 में आएगा। एंड जो वित्तीय आपातकाल आएगा वो आर्टिकल 360 में आएगा। ठीक है, तो 352, 356 एंड 360। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 352 में है। किस में है? आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस में है? आर्टिकल 356 में है। और जो वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो किस में है? आर्टिकल 360 में है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा भाई कि हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल की बात कितने प्रकार की गई है। तो 3 प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है भाई कि जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस आर्टिकल में है? 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में? 356 में है। और आता है हमारा वित्तीय आपातकाल किस में? फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में है? तो 360 में है। अभी हमने यहाँ तक देखा है। अब देखिए, अब अगर थोड़ा आगे चलें तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट, पहले राष्ट्रीय आपातकाल को पहले हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम देखें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, अगर हम क्या देखें राष्ट्रीय आपातकाल, भाई नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए भाई किस आर्टिकल में आता है। तो हमने देखा ये किस आर्टिकल में आता है?
352 में आता है, 352वें आर्टिकल में ये आता है। इसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब क्या क्या आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से आधार हैं, ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर क्या लग सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। तो अगर देखो आधारों की अगर हम बात करें तो जो पहला आधार होगा वो होगा हमारा युद्ध। क्या होगा, युद्ध हमारा पहला आधार होगा। अगर बात करें सेकंड आधार तो होगा बाह्य आक्रमण। क्या होगा, बाह्य आक्रमण। ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा सशस्त्र विद्रोह। क्या हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। हाँ, अगर बात करें कि भाई पहले कुछ और नाम था इसका, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कौन से नंबर का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा हुआ था, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। उससे पहले जो इसका नाम था वो था आंतरिक अशांति। क्या था, आंतरिक अशांति। मतलब पहले बोला जाता था कि भाई आंतरिक अशांति के आधार पर भी अपन क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें से आंतरिक अशांति की जगह अब हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह। तो देखिए 3 आधार हैं। कितने आधार हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में आएगा, 352 में आएगा। राष्ट्रीय आपातकाल क्या लगाने के आधार क्या क्या है, पहला आधार है युद्ध, दूसरा आधार बाह्य आक्रमण, और तीसरा जो आधार होगा हमारा सशस्त्र विद्रोह होगा। तीसरा आधार क्या होगा हमारा, सशस्त्र विद्रोह होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें भाई जैसे कि ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन 1978 से पहले क्या होता था, आंतरिक अशांति के आधार पर भी क्या लगाया जा सकता था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। बट 44 कॉन्स्टिट्यूशन 1978 के बाद में आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लग सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये तो हुआ हमारा नेशनल इमरजेंसी के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे। अब अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो देखिए, अब अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं इसी में कि भाई जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी उद्घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसकी उद्घोषणा कौन करेगा। तो उद्घोषणा करने का जो काम होगा वो कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है भाई राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे, तो वो हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। और राष्ट्रपति जी भी किस पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। जो राष्ट्रपति जी करेंगे वो किस पर करेंगे, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर हमारे राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, उद्घोषणा करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब बात की गई है जैसे कि हमने देखा था कि भाई जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल बोल रहे हैं, आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल 352 में आता है। तो 352 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बोला गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी उद्घोषणा या तो पूरे भारत में की जा सकती है, या भारत के किसी विशेष क्षेत्र में की जा सकती है, या भारत के किसी विशेष क्षेत्र में भी, किसी विशेष क्षेत्र में की जा सकती है, किसी विशेष क्षेत्र में भी की जाती है या की जा सकती है। तो देखिए आर्टिकल 352 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलता है कि मतलब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद बोला गया कि भाई जो नेशनल इमरजेंसी है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी उद्घोषणा या तो पूरे भारत में की जा सकती है, भारत के किसी विशेष क्षेत्र में भी की जा सकती है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, अब थोड़ा अगर आगे देखें तो बोला गया है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, क्या है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, तो इसके बारे में बोला गया है। देखिए हमने पहले देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, किस आर्टिकल में आता है, किस किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा क्या हुआ भाई, इसमें आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। और फिर बाद में 352 में ही ये बोला गया है कि भाई जो
राष्ट्रीय आपातकाल है, जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में लगाया जाए, पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है, पर भारत के किसी एक भाग या किसी एक एरिया या किसी एक क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होगा, जो राज्य सरकार होगी, राष्ट्रीय आपातकाल में जो राज्य सरकार होगी, मतलब जो राज्य सरकार की कार्यपालिका होगी, जो राज्य सरकार होगी वो क्या होगी, निलंबित नहीं होगी, मतलब निलंबित नहीं की जाएगी, निलंबित नहीं की जाएगी। पर इसमें क्या होगा, इसमें जो राज्य सरकार है वो नियंत्रण में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नियंत्रण में आ जाएगी, वो भी किसके, राज्य सरकार नियंत्रण में आ जाएगी, किसके, अपन बोले केंद्र सरकार के, किसके नियंत्रण में आ जाएगी, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी। तो देखिए, तो बोला क्या गया है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 याद रखना है आपको, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में बोला गया है कि भाई ये भी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, तो बोला गया है कि भाई जो राज्य सरकार है वो निलंबित नहीं की जाएगी, वो क्या होगी, केंद्र सरकार के अधीन नियंत्रण में आ जाएगी। जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की कार्यपालिका है, वो क्या नहीं की जाएगी, वो निलंबित नहीं की जाएगी, बस वो क्या हो जाएगी, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये भी देखा। अब अगर हम और आगे बात करें तो बोला गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रपति जिसकी उद्घोषणा करता है, कौन करता है भाई, हमारे राष्ट्रपति जी जिसकी क्या करते हैं, उद्घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति जी जिसकी हमारी उद्घोषणा करते हैं वो नॉर्मली 1 महीने तक होता है। कितने तक होता है, 1 महीने तक होता है। ठीक है, ये उद्घोषणा कितने महीने तक, 1 महीने तक रहेगी। लेकिन अगर इसे पार्लियामेंट संसद के द्वारा, लेकिन अगर इसे संसद के द्वारा 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत जिसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 बहुमत के आधार पर अगर पास कर दिया जाए, 2/3 बहुमत के आधार पर अगर इसे पास कर दिया जाए तो ये अगले 6 महीने तक बढ़ जाएगी। अगले 6 महीने तक इससे क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए, तो बोला गया है, सबसे पहले हमने देखा भाई राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में जो आएगा उसमें क्या होगा, उसके लगने पर राज्य सरकार निलंबित नहीं होगी, राज्य सरकार कंट्रोल में आ जाएगी, नियंत्रण में आ जाएगी, किसके, केंद्र सरकार के। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो राष्ट्रपति जिसकी उद्घोषणा करते हैं वो 1 महीने तक होता है। ठीक है, लेकिन अगर संसद के द्वारा 2/3 बहुमत पास करके इसको अगले 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। वो 6 महीने खत्म होने के बाद दोबारा से 2/3 बहुमत अगर पास करते हैं तो ये आगे भी 6 महीने तक बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, अब अगर हम आगे बात करें तो देखो, बोला गया है कि भाई जो आपात की उद्घोषणा की गई है, आगे बोला गया है कि जो आपात की उद्घोषणा है, जो आपातकाल की क्या है, उद्घोषणा है, आपातकाल की जो उद्घोषणा है, जो कौन करता है भाई, हमने देखा जो कौन करेगा, हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। तो आपातकाल की जो उद्घोषणा हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे वो हमने देखा कि भाई 1 महीने तक प्रवर्तन में रहती है, मतलब 1 महीने तक रहती है। उसके बाद अगर बढ़ाना हो तो क्या होगा, पार्लियामेंट से, संसद से क्या होगा, 2/3 बहुमत को पास करा करके क्या होगा, इसको 6 महीने तक आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर अगर बढ़ाना हो तो फिर 2/3 बहुमत से 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अब इस उद्घोषणा को, अगर ध्यान से सुनना है, अगर इस उद्घोषणा को लोकसभा, अगर इस उद्घोषणा को लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अगर वापस लेने को कहे, अगर वापस लेने को कहे तो राष्ट्रपति को ये उद्घोषणा वापस लेनी पड़ेगी। तो फिर क्या होगा, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, तो फिर क्या होगा, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति को ये उद्घोषणा वापस लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, वापस लेनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर जैसे कि हमने देखा कि भाई उद्घोषणा 1 महीने तक परिवर्तन में रहती है, 1 महीने तक क्या रहती है, परिवर्तन में रहती है, हमने ये देखा। लेकिन अगर इसको बढ़ाना हो तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए 2/3। लेकिन अगर इसे खत्म करना हो, इसे वापस लेने की बात की जाए तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे साधारण बहुमत से, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से इसको वापस लिया जा सकता है। किससे लिया जा सकता है, वो भी लोकसभा में।
सिंपल मेजोरिटी से इसे वापस लिया जा सकता है। ठीक है, हमने देखा यहाँ तक। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई जो आपातकाल है, अब हम बात करते हैं कि भाई आपातकाल है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जो आपातकाल है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभाव देखें तो एक तो हमने देखा कि जो राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की क्या है, कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति बोलें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन हो जाएगी, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति अधीन हो जाएगी केंद्र सरकार के। किसके हो जाएगी भाई, केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी। तो देखिए आपातकाल के समय में जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अधीन आ जाएगी, तो वो आ जाएगी केंद्र सरकार के अधीन आ जाएगी। ये हमने पहले भी देखा था। ठीक है, अगर हम सेकंड प्रभाव की बात करें तो देखिए सेकंड प्रभाव क्या होगा। तो अगर हम देखें प्रभाव देख रहे हैं हम, तो हमने जो पहला प्रभाव देखा है, भाई हमने पहला प्रभाव देखा है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन हो जाएगी, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति अधीन हो जाएगी केंद्र सरकार के। किसके हो जाएगी, केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम सेकंड प्रभाव की बात करें तो सेकंड प्रभाव में देखिए, सेकंड प्रभाव में है कि केंद्र की जो विधायी शक्तियां हैं, कानून बनाने की शक्ति, केंद्र की जो विधायी शक्ति है, केंद्र की क्या है, जो विधायी शक्ति है वो बढ़ जाएगी। वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, मतलब वो एक्सटेंट हो जाएगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। और फिर वो क्या करेगी, जो ये केंद्र की विधायिका है वो केंद्र से संबंधित विषयों पर, केंद्र से संबंधित विषयों पर तो कानून बनाती ही है। एंड फिर ये क्या करेगी, राज्य सूची से संबंधित, फिर ये क्या करेगी, राज्य सूची से संबंधित विषयों पर भी क्या बनाएगी, कानून बनाने लग जाएगी। और समवर्ती सूची में तो ये बनाती ही है, और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची से संबंधित तो ये कानून बनाती ही है। तो देखिए जैसे कि हमको पता है भाई, हमने पहले पढ़ा है कि केंद्र सरकार, एक तो केंद्र, देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इनको बताया गया है। ठीक है, तो भाई कि केंद्र से संबंधित कौन से विषय आने वाले हैं, राज्य से संबंधित कौन से विषय आने वाले हैं, और समवर्ती सूची से संबंधित कौन से विषय आने वाले हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट संघ सूची बोलते हैं, स्टेट लिस्ट को राज्य सूची बोलते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट को क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं। थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, एक है हमारी संघ सूची, एक क्या है, हमारी संघ सूची है, एक हमारी संघ सूची है। अगर सेकंड की बात करें तो स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची है, एक हमारी क्या है, राज्य सूची है। अगर तीसरी की बात करें तो एक हमारी है कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची है। क्या है, समवर्ती सूची है। तो ये 3 प्रकार की हमारे पास लिस्ट हैं। इनमें प्रोविजन ये है संविधान की 7वीं अनुसूची में कि प्रोविजन ये है कि संघ सूची मतलब ये कानून बना सकती है किस पर, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार कानून बना सकती है संघ सूची में आने वाले सभी विषय पर। केंद्र सरकार, तो संघ सूची में जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, इसमें जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, जितने भी क्या आएंगे, विषय आएंगे, तो इन सब विषय पर कानून कौन बनाएगा, तो इन सब विषय पर कानून बनाने का अधिकार, इन सब विषय पर कानून कौन बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार अपन बोल सकते हैं। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार अपन बोल सकते हैं। केंद्र सरकार भाई इस पर क्या बनाएगी, कानून बनाने का काम करेगी, केंद्र की विधायिका। ठीक है, तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र सरकार को होगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें राज्य सूची में आने वाली सभी सब्जेक्ट पर, सभी विषयों पर, राज्य सूची में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार या कानून बनाने का काम कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, राज्य सरकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राज्य सरकार बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि भाई संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं उन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो राज्य सरकार को है। और अगर हम बात करें समवर्ती सूची में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, इसमें जितने भी क्या आएंगे,
सब्जेक्ट आएंगे, मतलब जितने भी इसमें क्या आएंगे, विषय आएंगे, इन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों है। लेकिन कभी विवाद की स्थिति में, लेकिन विवाद की स्थिति में, विवाद की स्थिति में प्राथमिकता किसको देंगे अपन, प्राथमिकता देंगे हम केंद्र सरकार को। किसको देंगे, केंद्र सरकार को। और विवाद किससे संबंधित होना चाहिए, एक तो देश की एकता और अखंडता से संबंधित कोई विवाद हो, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को लेकर के कोई विवाद हो, देश की यूनिटी को लेकर के कोई विवाद हो, संविधान को लेकर के कोई विवाद हो, आधारभूत संरचना को लेकर के कोई विवाद हो, मौलिक अधिकारों को लेकर के कोई विवाद हो, तो इनसे संबंधित अगर इन दोनों में कोई विवाद होता है, इसमें जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने के लिए, तो उस विवाद में प्राथमिकता किसको दी जाएगी, केंद्र सरकार को दी जाएगी। किसको दी जाएगी फिर प्राथमिकता, केंद्र सरकार को दी जाएगी। तो ये सब लिस्ट है हमारे पास, 3 लिस्ट हैं। ये हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में है। किसमें है, 7वीं अनुसूची में है। किसमें है, ये हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड उसके बाद चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। तो देखिए यहाँ तक हो गया था, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अगर हम बात करें तो हमने भाई प्रभाव कौन कौन से देखे। एक प्रभाव तो हमने देखा कि भाई जो हमारी राज्य की क्या है कार्यपालिका शक्तियाँ वो किसके पास आ जाएंगी, तो वो आ जाएंगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब केंद्र सरकार के पास। एक हमने ये देखा। सेकंड हमने देखा भाई, सेकंड क्या होगा, देखा कि जो हमारी संसद की विधायी शक्तियाँ हैं, जो हमारी संसद की विधायी शक्तियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, और संसद की विधायी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, मतलब संसद अब क्या कर सकती है, संघ सूची पर तो कानून बना ही सकती थी पहले भी, अब राज्य सूची पर भी, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाएगा, संसद को, पार्लियामेंट को हो जाएगा, केंद्र सरकार को हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगर आपातकाल लग रहा है तो आपातकाल के समय पर क्या होगा, आपातकाल के समय पर जो लोकसभा है, आपातकाल के समय पर जो लोकसभा है इसके कार्यकाल, जो इसका कार्यकाल है सामान्य तौर पर 5 वर्ष है। सामान्य तौर पर क्या है, सामान्य तौर पर इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। आपातकाल के समय इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और एक बार में, ध्यान देना है आपको, और एक बार में कितने साल तक बढ़ाएंगे अपन, 1 साल तक। एक बार में 1 ईयर तक इसको अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपातकाल में एक प्रभाव ये है आपातकाल का कि आपातकाल में जो लोकसभा है, ठीक है, उस लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है 5 वर्ष होता है, इसको अपन बढ़ा सकते हैं एक बार में 1 साल तक। कितनी बार में, एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। और ऐसे करते करते हम कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं। बट जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा, लेकिन जैसे ही क्या होगा, आपातकाल समाप्त होगा, आपातकाल के समाप्त होने पर जो लोकसभा का कार्यकाल रहेगा वो केवल 6 महीने तक रहेगा। फिर 6 महीने तक, ठीक है, मतलब जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा फिर आप नहीं बढ़ा सकते हो, फिर आप नहीं बढ़ा सकते हो। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि जो लोकसभा का कार्यकाल हमने बोला सामान्य 5 वर्ष होता है और इसको बढ़ाया जा सकता है एक बार में 1 साल के लिए। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं हमारी 5वीं लोकसभा, हम देखते हैं हमारी 5वीं लोकसभा, हम क्या देखते हैं, हमारी 5वीं लोकसभा। ठीक है, जो 5वीं लोकसभा है उसका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। कितनी बार बढ़ाया गया था, 2 बार। तो देखिए जो हमारी 5वीं लोकसभा है, जो हमारी 5वीं लोकसभा है इसका कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया, 2 बार बढ़ाया गया, 1971 से 1977, 1971 से 1977। मतलब जो हमारी 5वीं लोकसभा है 5वें नंबर की, उसका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया और एक बार में कितनी बार, एक बार का मतलब 1 ईयर तक, 1 ईयर तक। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि भाई जो हमारी 5वीं लोकसभा थी 1971 से 1977 तक थी, मतलब ऐसे कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया, एक बार में 1 बार तक, मतलब एक बार में 1 ईयर तक, एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ तक। अब देखिए, अब अगर हम आगे बात करें, तो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 358 और 359,
ये क्या करते हैं, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों में कटौती करने वाले आर्टिकल हैं ये दोनों, 358 और 359। जैसे कि जो आर्टिकल 358 है वो कहता है कि आपातकाल के समय आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बोलता है कि भाई आपातकाल के समय आर्टिकल 19 काम नहीं करेगा, निलंबित हो जाएगा। और बाकी के जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में कहता है आर्टिकल 359 359, वो कहता है कि बाकी के जो मूल अधिकार हैं, बाकी के जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वो भी आपातकाल के समय क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। 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 लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर ये दोनों ही काम नहीं करेंगे। किस पर? आर्टिकल 20 और 21 को। मतलब आप आपातकाल के समय आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा, ऐसा आर्टिकल 358 कहता है। आर्टिकल बाकी के फंडामेंटल राइट भी निलंबित हो जाएंगे, 359 ऐसा कहता है। बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये निलंबित नहीं होंगे। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये क्या नहीं होंगे? निलंबित नहीं होंगे। ये प्रभाव में रहेंगे। ये किस में रहेंगे? प्रभाव में रहेंगे, ये निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे। अब अगर हम आगे बात करें राष्ट्रीय आपातकाल में ही, तो देखिए अब तक भाई हमको ये पता होना चाहिए, हमने सारे प्रोविजन देख लिए राष्ट्रीय आपातकाल के, हमको ये पता नहीं कि भाई कितनी बार लग चुका है। भाई राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? तो भाई 3 बार लग चुका है। अब ये 3 बार कब कब लगा है? तो देखिए अगर हम प्रथम बार की बात करें, अगर हम पहली बार की बात करें तो 1962 से 1967 तक, 1962 से 1967 तक लगा है। तो सेकंड वाला 1971 से 1977 तक लगा था, 1971 से 1977 तक लगा था। और अगर हम थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाला जो लगा था 1975 से 1977 तक लगा था, 1975 से 1977 तक लगा था। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है अभी तक? तो भाई 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3 बार। 1962 से 1967, 1962 से 1967, 1971 से 1977, 1971 से 1977 एंड 1975 से 1977, 1975 से 1977। अब भाई इन तीनों का आधार भी देख लेते हैं कि 1962 से 1967 में क्या हुआ था। तो देखिए चीन का आक्रमण हुआ था, चीनी आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? चीन के साथ चीन का वॉर हुआ था हमारे साथ, तो चीनी आक्रमण हुआ था। तो देखिए चीनी आक्रमण मतलब वहाँ आक्रमण के आधार पर, मतलब बाह्य आक्रमण के आधार पर, आधार क्या हो जाएगा? बाह्य आक्रमण के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो जो 1962 से 1967 के बीच में जो आपातकाल लगा था, 1962 से 1967 के बीच में जो आपातकाल लगा था, उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था चीनी आक्रमण। अब अगर हम बात करें 1971 से 1977 में क्या हुआ था, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था? हमारा वॉर हुआ था। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो इसका भी आधार क्या हो जाएगा? बाह्य आक्रमण। क्या हो जाएगा? बाह्य आक्रमण। तो देखिए जो 2 बार आपातकाल लगा है, पहली बार 1962 से 1967 तक चीनी आक्रमण हुआ था, तो ये बाह्य आक्रमण आधार हो जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान से लड़ाई हुई है तो ये भी बाह्य आक्रमण हो जाएगा। और 1975 से 1977 के बीच में जो आपातकाल लगा था वो लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। किस पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर ये क्या लगा था? आपातकाल लगा था। तो देखिए हमने सारा देखा भाई राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, 1962 से 1967 तक। जो पहली बार लगा था चीनी आक्रमण के कारण लगा था, तो आधार क्या हो जाएगा? बाह्य आक्रमण। दूसरी बार जो लगा था 1971 से 1977 पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? तो इसका आधार हो जाएगा हमारा बाह्य आक्रमण फिर से।
अगर हम बात करें 1975 से 1977, तो जो आपातकाल लगा था, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा आंतरिक अशांति के आधार पर। तो ये हमने पूरा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कंप्लीट किया है। ये हमने टोटल किसके बारे में कंप्लीट किया है, ये हमने टोटल राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कंप्लीट किया है। अब काफ़ी डिटेल के साथ हो गया है, ठीक है ना, काफ़ी डिटेल पढ़ लिया हमने इसके बारे में। तो लेकिन आप ये ना सोचें आपको याद हो जाएगा, आराम आराम से हो जाएगा याद। क्या है ना, सफलता समय मांगती है, सफलता समय मांगती है, टाइम लगता है, चीज़ों को याद करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। पर अगर आप टाइम दोगे तो फिर वो क्या होगा, वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक सॉन्ग है, उसमें कुछ कंट्रास्ट ऐड किए हैं, तो सुनिएगा। जैसे कि क्या कह के गया था टीचर वो पुराना, सिलेबस का दरिया और डूब के जाना, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र न गोली मारे यार, है दिन जिंदड़ी के चार, होले होले हो जाएगा याद चलिया, होले होले हो जाएगा याद। तो याद हो जाएगा, धीरे धीरे करके हो जाएगा यार, टाइम लगेगा। सफलता क्या मांगती है, समय मांगती है, सफलता समय मांगती है। तो ये जो सॉन्ग था आपके इंजॉयमेंट के लिए था, अदरवाइज ना लें इसको, ठीक है। तो ये सारा हमने किसके बारे में कंप्लीट किया, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमने ये कंप्लीट किया है। किसके बारे में कंप्लीट किया है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कंप्लीट किया है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने देखा आपातकाल कितने प्रकार का, तो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल 3 प्रकार का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई कौन कौन से आर्टिकल के आधार पर, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होगा, नेशनल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, 352 के द्वारा, ये 356 और ये 360 के द्वारा, ठीक है। हमने यहाँ तक देखा था। उसके बाद हमने देखा था भाई राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में आता है, उसका आधार क्या होता है, युद्ध होता है, एक तो बाह्य आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है। और सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया, उससे पहले आंतरिक अशांति था। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो नेशनल इमरजेंसी है उसकी उद्घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति में किसकी, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करेगा, आर्टिकल 352 के द्वारा, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन में ऐसा भी है, मतलब आर्टिकल 352 में ऐसा भी है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है तो पूरे भारत में लगाया जा सकता है, या भारत के किसी भाग में या किसी क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है, हमने ये देखा। एंड उसके बाद हमने देखा कि भाई जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पर क्या होता है, जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार की कार्यपालिका भी बोल सकते हैं, राज्य सरकार की कार्यपालिका भी अपन बोल सकते हैं। तो राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है वो निलंबित नहीं की जाती है, वो क्या होती है, नियंत्रण में आ जाती है, किसके, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है, किसके, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है, वो उद्घोषणा 1 महीने तक परिवर्तन में रहती है। कितने महीने तक रहती है भाई, 1 महीने तक परिवर्तन में रहती है। और अगर इसको बढ़ाना हो तो संसद के द्वारा 2/3 बहुमत का प्रस्ताव पास करके इसको 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो फिर से 2/3 बहुमत का प्रस्ताव पारित करके इसको फिर से 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो राष्ट्र आपातकाल है उसकी जो उद्घोषणा है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद हमने देखा कि भाई लोकसभा साधारण बहुमत से अगर वापस लेना चाहे, मतलब अगर हम राष्ट्र आपातकाल को वापस लेना चाहें, कौन, अगर आपातकाल को वापस लेना चाहें तो वापस लेने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसकी जरूरत नहीं है, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, केवल लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव वापस लेने के लिए कहेगी तो राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव वापस लेना पड़ेगा, ठीक है, उद्घोषणा वापस लेनी पड़ेगी। आगे देखें कि भाई आपातकाल का प्रभाव क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अधीन हो जाएगी, केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी। मतलब केंद्र सरकार जो संसद है वो अब संघ सूची के साथ साथ राज्य सूची पर भी कानून बनाएगी, ठीक है। मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन हो जाएगी, केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी। प्रभाव में पहला देखा था। सेकंड हमने देखा कि केंद्र की जो विधायिका है, क्या सेंटर की जो लेजिस्लेचर है, क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो क्या करेगी, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, वो केंद्र से संबंधित विषयों पर तो कानून बनाती ही है, साथ साथ में राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने लग जाएगी, और संबंधित सूची पर तो वो कानून बनाती ही है, ठीक है। उसके बाद हमने 7वीं अनुसूची में आने वाले सभी विषयों पर देखा। भाई 3 प्रकार की सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं उन सब पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और उसके बाद संवर्ती सूची में जितने भी विषय आते हैं उन सब पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। पर अगर विवाद हो जाए तो इस विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी। और विवाद कौन कौन से आधार पर है, हमने देखा था कि संविधान की एकता, क्या मतलब संविधान के
नियमों के आधार पर है, देश की एकता अखंडता को लेकर कर है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर कर है। अगर इनसे संबंधित कोई विवाद होता है तो डायरेक्ट केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर हमने देखा कि राज्य सूची में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। राज्य सूची में जितने भी विषय आएंगे उन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। अगर इसके बाद हम बात करें तो देखिए हमने देखा कि भाई देखो फिर बाद में हमने देखा कि राज्य की जो विधायिका है वो केंद्र सरकार के अधीन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां वो केंद्र सरकार के अधीन आ जाएगी, ठीक है। और संसद की जो विधायी शक्तियां हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो लोकसभा, उसके बाद अगर हम तीसरा प्रभाव देखें तो यहाँ पे हमने देखा है कि लोकसभा का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष होता है सामान्य तौर पर, आपातकाल के समय इसे एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के समय इसे एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल खत्म हो जाने के बाद ये केवल 6 महीने तक रहता है, हमने ये देखा। एंड उसके बाद आगे बात करें तो हमने देखा एग्जाम्पल के तौर पर 5वीं लोकसभा जिसका कार्यकाल 1971 से 1977 तक है, मतलब इसके कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया। कितनी बार बढ़ाया गया? 2 बार बढ़ाया गया है। इसके कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया है, मतलब एक बार में कितने साल तक बढ़ती है? 1 साल तक बढ़ती है। एक बार में 1 साल तक बढ़ता है, मतलब इसके कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया था। तो हमने ये एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया। उसके बाद हमने देखे कुछ आर्टिकल, जैसे कि ये कुछ आर्टिकल हैं, जैसे कि अनुच्छेद 358 कहता है, अनुच्छेद 358 और 359 कहते हैं कि आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। जैसे आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल 19 आपातकाल के समय निलंबित हो जाएगा, और आर्टिकल 359 कहता है कि बाकी के और भी फंडामेंटल राइट निलंबित किए जा सकते हैं आपातकाल के समय। लेकिन याद रखना है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपातकाल के समय निलंबित नहीं होंगे। केवल 2 अपने ऐसे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 मूल अधिकारों में, जो कि निलंबित नहीं होंगे। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अगर आगे बात करें तो आगे हमने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लग चुका है, तो हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3 बार। सबसे पहली बार कब लगा था? 1962 से 1967 में लगा था। चीन के साथ हमारा आक्रमण हुआ था जब, तो आधार क्या हो जाएगा? बाह्य आक्रमण हो जाएगा। सेकंड बार कब लगा था? 1971 से 1977 में लगा था। पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो इसका भी आधार क्या हो जाएगा? इसका भी आधार हो जाएगा बाह्य आक्रमण, ठीक है। उसके बाद थर्ड बार जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो 1975 से 1977 में लगा था, वो लगा था हमारा आंतरिक अशांति के आधार पर। उसके बाद 1978 के बाद में तो हमने क्या हुआ? आंतरिक अशांति को खत्म ही कर दिया। उसके बाद हमने सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? सशस्त्र विद्रोह हमने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक, तो यहाँ तक आपने ये कंप्लीटली देखा है। तो ये जो हमारी क्लास हुई है फर्स्ट वाली, इसमें हमने कंप्लीटली देखा है किसके बारे में? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, आर्टिकल 352 में जो आता है, ठीक है। अब जो हमारे 2 और आपातकाल हैं, एक तो राष्ट्रपति शासन और एक हमारा वित्तीय आपातकाल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, और एक है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। इमरजेंसी का पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास कैसी लगी आपको? एंड अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे बताएं, ताकि आने वाली अगली क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं, ठीक है। एंड देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। धन्यवाद।